हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल मेंस के लिए सेट नंबर 4। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के वीडियोस को देख लिया होगा जिसमें हमने वॉल्यूम 1 का सेट 3 तक कंप्लीट किया और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में भी आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कितना आपने स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम टिक कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीणा जो होता है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र में काउंट किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला है कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरदौसी। फिरदौसी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बलबन हम कह सकते हैं गुप्त वंश बोल रहा हूँ यार, हाँ, गुलाम वंश का एक शासक था। और ये ध्यान रखिएगा कि नौरोज जो प्रथा है इसने स्टार्ट किया, साथ ही साथ इल्तुतमिश के द्वारा जो चलाया गया था तुर्कान चहलगानी, उसको इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर होगा जिल ए इलाही। जिल ए इलाही को उपाधि इसने धारण किया था। और एक प्रश्न याद रख सकते हैं, जैसे कि बलबन ने अपने विद्रोहियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता रहता है। एक इसका सैन्य विभाग भी था जिसको हम लोग दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया था, दीवाने अर्ज, तो ये ध्यान में रखना है। अगला है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली कपासी मिट्टी के नाम से भी इसको कहते हैं। और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। दक्कन के आसपास के जितने भी दक्कन पठार के आसपास के जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। तो इनमें से सभी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं आर्टिकल 148 से 151 के अंतर्गत आते हैं, और ये जो अपना प्रतिवेदन देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। तो ध्यान रखिए, संयुक्त प्रवर समिति में 45 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। लोक लेखा जो समिति है उसमें आपका 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। और प्राक्कलन जो समिति होती है उसमें टोटल सदस्य 30 होते हैं, और वो सभी के सभी लोकसभा से ही होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 280 के तहत। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ कृषक और किसान आंदोलन, दूसरा तरफ क्षेत्र, तो कौन सा आंदोलन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये हमें मिलान करना है। जैसे पहला पॉइंट से तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए, फर्स्ट का एक के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, तो यहाँ पे हम बाकी को छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। लेकिन बाकी देख लीजिए, पूना वयलार आंदोलन 1946 में हुआ था त्रावणकोर के अंतर्गत, और तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, तेभागा आंदोलन बंगाल में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जिप्सम उत्पादन में राजस्थान यहाँ पे हम रखते हैं, जिप्सम उत्पादन राजस्थान, ऑप्शन डी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह कहाँ पर हुआ है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है, और ये कहाँ पर? तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गोकाक प्रपात किस जिले में स्थित है? गोकाक जलप्रपात जो है वो कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है, बेलगांव, ऑप्शन ए। 1488 में केप ऑफ जो गुड होप है, इसकी खोज किसने की थी?
केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो आपका जवाब गलत होगा। ऑप्शन सी होगा बार्थोलोमेव डियाज। कहीं डायस लिखता है, कहीं डियाज लिखता है। तो ये दे आप 1488 याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला है कि 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? 1854 से 56 के बीच क्रीमियन युद्ध जो है वो किन के बीच लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वो रूस और तुर्की के मध्य, रूस और तुर्की के मध्य। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ध्यान रखना है, लावनी का संबंध हो जाता है महाराष्ट्र के साथ। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र, तमाशा भी महाराष्ट्र होता है। अगला है कि पिछवाई जो कलाकृतियों से बने चित्र अद्वित किए गए हैं कहाँ पर? कहाँ पर? तो भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया हुआ था? तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन डी को, 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। अच्छा, 1925 में एक चीज़ हुई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि काकोरी जो डकैती थी, रेल घटना, वो 1925 में हुआ था। डेट क्या था? तो 9 अगस्त का डेट था, ये याद रहेगा। 9 अगस्त का डेट था, 9 अगस्त 1925 को। और इसके नायक कौन थे? काकोरी जो रेल डकैती हुई थी उसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? मैग्नीज का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा, मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा के अंतर्गत। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? यानी डाइजेस्टिव बैग के रूप में हम लोग जानते हैं, पाचन थैली के रूप में हम लोग जानते हैं। और यही जो चीज़ है इससे हम लोग आत्महत्या की थैली के रूप में भी जानते हैं, यानी कि लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑप्शन डी होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस। और प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण। तो ये तीनों प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, दरिया खा नुहानी। दरिया खा नुहानी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? हुंडो द्वारा, ऑप्शन सी। सी को टिक करेंगे, हुंडो द्वारा। अगला प्रश्न कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक ही या फिर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? वो किस संविधान संशोधन के तहत ये चीज़ मेंशन की गई है? 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट दिए गए, तीनों को पढ़िए और बताना कि कौन सा सही है राज्यसभा के संदर्भ में। तो 18 नवंबर 2019 को राज्यसभा का 250वां सत्र आयोजित किया गया। तो 2019 में जब ये किया गया था तो काफ़ी पॉपुलर था, ये बिल्कुल सही है। इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने, यानी उस वक्त के जो राज्यसभा के सभापति थे यानी उपराष्ट्रपति जो होते, वेंकैया नायडू ने सभा 1952 के बाद की यात्रा शीर्षक से एक पुस्तक विमोचन किया था, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, इस वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपका ये है कि 1952 के बाद की यात्रा, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया था? वेंकैया नायडू ने किया था। और राज्यसभा का गठन 1952, ये याद रखना है। यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसके द्वारा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रहेगा, ये भी पूछा जाता है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1971 में। भारत का दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? भारत में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था?
तो यहाँ पे हमारा सही होगा 2005। और पहला जो है 1960 के दशक में किया गया था, 1960 के दशक में, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, अच्छा कब किया गया था पहला वाला, आप कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बता दिया 1960 के दशक में, तो कब किया गया था ये आपको बताना है। नियामगिरी पहाड़ी जो है वो किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? तो कालाहांडी जिला पड़ता है उड़ीसा के अंतर्गत। नियामगिरी, हो सकता है ऐसे पूछे कि नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन हम ए को यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला है कि चक्रवात कब होता है? बताइए कि चक्रवात जो है वो कब होता है? तो ध्यान रखना, चक्रवात तभी पॉसिबल है जब केंद्र में दाब निम्न होता है, यानी जब केंद्र में निम्न दाब और चारों तरफ उच्च दाब होता है तब। और अगर इसके विपरीत होगा तो प्रति चक्रवात हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को की गई थी। यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन जो है वो 1965 के अंतर्गत किया गया था। कर्क रेखा किससे होकर के नहीं गुजरती है, ये बताना है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर के नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन बी, पाकिस्तान से होकर के नहीं गुजरता है, बी को टिक करेंगे। अगला है कि अनातोलिया का पठार किस राज्य में स्थित है? अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। जिनको भी याद है क्रम से, यानी अगर वो पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम देखा जाए तो क्रम क्या होगा राज्यों का, वो आप कमेंट करके बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ राज्य नहीं बताना है, 8 राज्यों का नाम नहीं बताना, आपको क्रम से बताना है, ठीक है? क्रम से आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? अनातोलिया का पठार तुर्की के अंतर्गत पड़ता है, जिसको हम लोग तुर्की के नाम से अब जानते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रथम बार हिंदुओं के होली त्यौहार में भाग लिया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रथम बार हिंदुओं के होली त्यौहार में भाग लिया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने भू राजस्व उपज का, यानी किस सुल्तान ने भू राजस्व को उपज का 50% तक बढ़ा दिया था, उपज का आधा कर दिया था? धर्मशास्त्रों में इससे पहले आपको बताया गया था कि 1/6 कर का निर्धारण किया जाता था, उपज के रूप में लिया जाता था 1/6। लेकिन आगे चलते चलते दिल्ली सल्तनत के वो सुल्तान कौन थे जिन्होंने उपज का 50% कर दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने भू राजस्व का उपज का 50% कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ MBT दोनों को याद रखना। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तिलहन, तो तिलहन का संबंध किससे आता है? तो जो तिलहन होता है वो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये पीली क्रांति संबंधित है, ऑप्शन डी के साथ। और बाकी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको कृषि और पशुपालन से पार्ट 1 कराया था, तो उसमें आपको बहुत जितने भी क्रांति के जनक थे वो मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 2 और हैं, जैसे कि 2 और ये ऑलरेडी मैंने बात कर चुका है कि भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक जो टुटेजा हैं उनको माना जाता है, निरपक टुटेजा। और लाल क्रांति के जनक लाल, तो हमने यहाँ पे बात किया था विशाल, यानी लाल विशाल, तो विशाल तिवारी ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी यहाँ पे करेक्ट हुआ, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है, क्रोमोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है या फिर किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र का निर्माण DNA तथा प्रोटीन से होता है, DNA तथा प्रोटीन से। और ये क्वेश्चन एकदम VVI है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्रोमोसोम का निर्माण DNA तथा प्रोटीन से होता है। अगस्त क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? अगस्त क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? क्योंकि ये जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो 8 अगस्त को प्रस्तावित 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त और 9 अगस्त, यानी 8 से प्रस्तावित 9 से स्टार्ट हुआ,
तो 9 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था क्रांति, और इसी वजह से इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। पूछा था कि इस क्रांति में करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसके समय में हुआ था, गवर्नर जो वायसराय थे वो कौन थे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉर्ड जो लिनलिथगो है वो थे, लॉर्ड लिनलिथगो, राइट। आगे बढ़ते हैं। सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है, सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज़ लाइक कर दो। सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से, तो हॉकी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हॉकी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 1838-39 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, स्लाइडेन और स्वान। अगला देखिए कि पंचशील समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच ये आपका हुआ था 1954 में। वो डेट शायद अगर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो 29 अप्रैल का डेट था, 29 अप्रैल। एक बार आप कंफर्म कर लेना क्योंकि ये डेट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर गलती हो तो आप लोग मेंशन कर देना कि पंचशील समझौता का डेट ये है, लेकिन 29 अप्रैल शायद ये याद है, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भारत और चीन के बीच। अगला है कि किस सिख गुरु को इस्लाम ना कबूलने पर औरंगज़ेब ने शीश कटवा दिए थे। तो हमने अभी जस्ट आपको सिख गुरु और उनके कार्य से संबंधित एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें आपको बहुत बारीकी से सब कुछ बताया गया था। सब जितने भी 10 सिख गुरु हैं उन सभी सिख गुरु के बारे में आपको बताया गया। उसमें से एक ये भी चीज़ मैंने आपको मेंशन किया हुआ था कि औरंगज़ेब ज़बरदस्ती इनको इस्लाम कबूलवाना चाहता था, लेकिन फिर भी इन्होंने कबूल नहीं किया और इस कारण से इनको चांदनी चौक के पास शीश कटवा दिया था। तो वो कौन थे, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह के। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक है, ठीक है, गद्दीदार चोटी के नाम से इसको जानते हैं। तो सैंडल पीक पड़ता कहाँ पे एग्जैक्ट आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये पड़ता है उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन बी। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ध्यान रहेगा 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है लघु अंडमान को, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लघु अंडमान को निकोबार से, छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहरों को उसकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के नाम से जानते हैं, 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है किस शहर को, तो 0 माइल सिटी के रूप में हम जानते हैं नागपुर को, नागपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली टेनिस से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा टेनिस से संबंधित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चन देख रहा हूँ तो 50 क्वेश्चंस में से आपको खुद यहाँ पे करना ये होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको 50 क्वेश्चन में दिख रहे हैं उस टॉपिक को छाटिए और आप पूरे दिन में इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। सिर्फ 50 क्वेश्चन ये देख लेने से आपका प्रिपरेशन नहीं हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह से प्रैक्टिस सेट करना होता है। तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा कि जितने भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको दिए गए उनको आप एक बार देख लो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन है, उस टॉपिक को आप पढ़ो, उसमें से 4 से 5 टॉपिक निकाल करके आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। इस तरह से रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके पास वो टॉपिक कवर होंगे। तो यहाँ पे देखिए टेनिस से संबंधित नहीं, अगर मान लीजिए वो टेनिस से आया तो टेनिस में जितने भी शब्दावली हैं उनको हम याद रख लेंगे, तो यही तो चीज़ होता है, पढ़ने का तरीका होता है। तो यहाँ पे टेनिस संबंधित नहीं है तो हो जाएगा आपका अटैक, ठीक है, अटैक ये नहीं होगा, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। मुक्केबाजी के अंतर्गत रख सकते हैं इसको, बॉक्सिंग के अंतर्गत। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। 1775 सूरत की संधि, और सूरत की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट का 3 के साथ, तो फर्स्ट का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चलो बी का 4 यहाँ पर भी है, बी का 4 यहाँ पर भी है, तो बी का 4 तो मिल ही गया, बी का 4 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका हो जाता है। और अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, जैसे 1824 के अंतर्गत देखें तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26, तो सी का फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है, यानी सही आंसर हमारा सी होगा।
उसी तरह से द्वितीय अंग्ल जो हमारा मैसूर युद्ध दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, सॉरी ये हो जा रहा है आपका द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 के अंतर्गत आता है। तो डी का सेकंड हो जाएगा। क्लियर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैच भी कर दिया। अगर आपको देखना है देख सकते हैं। अंग्ल वर्मा युद्ध 1824-26, अंग्ल अफगान युद्ध 38 से 42, अंग्ल मराठा युद्ध 75 से 42 और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। सलबाई की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट है। बोहरा समिति का जो संबंध है वो किससे, यानी बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो बोहरा समिति जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ के लिए ये बनाए गए थे, अध्ययन करने के लिए। बोहरा समिति 1993 में पीवी नरसिम्हन राव सरकार की ओर से गठित की गई थी। मुंबई में 1993 में सिलसिलेवार बम विस्फोट कांड के बाद पूर्व गृह जो सचिव थे NN बोहरा की अध्यक्षता में उसी साल ये जुलाई में गठित की गई थी 1993 में। अगला सवाल ये कि ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है कि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है। घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है। अगला सवाल है कि सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टाम्पिंग सुविधा शुरू की है। ई स्टाम्पिंग सुविधा को शुरू की है, बताइए कि किस राज्य ने। तो पंजाब का जो सरकार है, पंजाब सरकार ने सभी भौतिक जो कागज़ वाले स्टाम्प पेपर थे उनको समाप्त करके अब नया ई स्टाम्पिंग सुविधा को स्टार्ट किया। तो ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों के नाम अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। अंबेडकर। अच्छा, कल की वीडियो में हमने जो समाधि स्थल और व्यक्ति के बारे में बताया था उसमें अंबेडकर का स्थान नहीं था, मतलब अंबेडकर को हमने छोड़ दिया था। तो आपको पता है कि अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो आपका चैत माह में हुआ था। ठीक है, चैत माह में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि अप्रैल जो होता है वो चैत होता है। इनका जन्म जो हुआ था अप्रैल महीने में हुआ था, अप्रैल 1891 में। तो अप्रैल जो होता है वो चैत को हम लोग कहते हैं चैत, जैसे हमारा हिंदी माह में होता है उसको अप्रैल को चैत कहा जाता है। ठीक है। तो चैत्रा भूमि इनका स्थान है। ठीक है, चैत्रा भूमि इनका समाधि स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, जो जितने लोग उस वीडियो को देखें तो आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में सभी कॉलोनियों और सड़कों के नाम अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया। रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया। तो ऑप्शन डी होगा, इजराइल के साथ। इजराइल, ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं हेतु विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल स्टार्ट किया गया। विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को शुरू किया गया। तो आंचल यहाँ पे राजस्थान के साथ होगा, राजस्थान। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए अलर्ट फीचर लॉन्च किया। अलर्ट फीचर को लॉन्च किया। अलर्ट फीचर को लॉन्च किया किसने, इंस्टाग्राम को। ठीक है, इंस्टाग्राम ने हाल ही में अलर्ट फीचर को लॉन्च किया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये 50 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन के साथ आपको किस तरह से डील करना है, किस तरह से आपको डेली बेसिस पर प्रिपरेशन करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपको तरीका बता दिया, अब आप किस तरह से इसका यूटिलाइज़ करेंगे नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ